sir. Good morning. Good morning. जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अलियान, यस। अलियान हैदर, अनम्यूट। यस सर। और अनम्यूट रखना है ताकि कहीं अगर आवाज नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर 8 की क्लास है 10th की? ये 10th की क्लास है, 8th की कहाँ से? अभी 8th का तो टाइम नहीं है। 12 सर बच्चे बीच में 8 के गुस्से में आप उनको क्या है? हाँ, वो खुद चले जाएंगे। उनकी दूसरी क्लास अव्वल डिस्टर्ब हो सकती है। और बाज़ औक़ात ये होता है, ओके किसी का भाई भी होता है ना, दो भाई अच्छा एक ही पे कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात। सर मैं आता हूँ 1 सेकंड जरा। अच्छा ओके। हाँ अबूजर क्या कहना चाहते हैं? यस, ऑन म्यूट अबूजर। ये 10th क्लास। सर मैं 8 का। हाँ ठीक है, आप फिर जाएं, वो दूसरी क्लास जो आपकी हो रही है वो अटेंड करें। ओके। अच्छा, 8th के बच्चे जो गलती से आ गए हैं ना, वो अपनी 8th क्लास जो है वो जाके अटेंड करें। ये अभी 10th क्लास है। ओके, 8th के जो बच्चे आ गए हैं वो अपनी 8th की क्लास में जाएं। अलियान हैदर 8th ऑरेंज, आप भी। सर यस सर। सर वो मैं समझा, अभी फिजिक्स की क्लास है। सॉरी सर। नहीं, आपकी फिजिक्स की बाद में होगी। अच्छा यस सर, इसके बाद जो है वो फिजिक्स की है। हाँ ठीक है। एम दाऊद अनम्यूट। हाँ क्या कहना चाहते हैं आप? एम दाऊद हाथ ऊपर है, अनम्यूट नहीं कर रहे आप। अनम्यूट करेंगे तो पता चलेगा। जी सर। हाँ क्या, हाथ सर मैं ऊपर किया? क्लास में वापस आ गया। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। अच्छा, ये पेज सामने रखेंगे, पेज 61। ठीक है, सबको पता चल गया? पेज 61 सामने रख लें। तो इसमें आज कौन सा डिफेक्ट पढ़ना है? डिफेक्ट पढ़ना है या डिजीज पढ़नी है? हाँ डिफेक्ट। क्या डिफेक्ट? डिजीज क्यों नहीं कहेंगे इसे? बताएं जरा, कौन बताएगा? माज भट्टी से ही बात कर लेते हैं। हाँ जी माज।
सर पीछे मैंने लिंक मांगा था क्लास का, तो उन्होंने यही लिंक भेजा किसी सर ने, तो उसमें तो अच्छा 8 उसमें लिखा था 8 ऑल सेक्शन ऑफ 8। नहीं, नीचे आप टाइम भी देखें ना बेटे, टाइम भी देख लें, ठीक है? ओके ओके सर जी। ओके। अच्छा जी, तो पेज 61 सामने रखेंगे और आज बीमारी है या डिफेक्ट है, ये अभी मैं आपसे पूछता हूँ। डिफेक्ट है डिफेक्ट है, बीमारी क्यों नहीं है? सर। बीमारी जर्म बैक्टीरिया या वायरसेस से होती है, हाँ गुड। लेकिन ये जो है हाँ और ये उसमें एंटी, फिजिकल चीज हाँ है। ये फिजिकल चीज है, गुड, वेल डन। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं डिजीज वगैरह में, जर्म्स मारने के लिए, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक्सरसाइजेज होती हैं और या फिर कोई फिजिकल चीज लगा के, ठीक है, करेक्शन की जाती है, अंडरस्टैंड? तो ये फर्क ज़हन में आपने रखना है। बाज बच्चे ये था पिछले 1-2 सालों में, वो बाज औकात इसे डिजीज कहते थे, तो डिजीज नहीं कहना है, ये डिफेक्ट है, खामी है, खामी, ये बीमारी नहीं है। अच्छा जी, तो अब इस खामी का नाम क्या है, इस डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, नाकाबिल होना, डिसेबल हो जाना, नाकाबिल हो जाना। किस चीज का नाकाबिल हो जाना? ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस। डिस्टिंक्ट इमेजेस का मतलब है अलग थलग वाजे किस्म का इमेज बनाने के नाकाबिल होना आंख का, ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स का? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, करीब के ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है? ऑन इट्स रेटिना, कहाँ पे? रेटिना पे। तो ये देखें पूरी डेफिनेशन खत्म हो गई। यानी आंख में जब एक डिफेक्ट आ जाता है, और वो डिफेक्ट ये होता है कि वो साफ सुथरा इमेज नहीं बना सकती रेटिना के ऊपर, कौन सी चीजों का? दूर की या करीब की? तो करीब की चीजों का नहीं बना सकती, ठीक है? और इसका नाम है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस उलट नाम ये जानबूझ के रखते थे पुराने जमानों में। पुराने जमानों में इल्म को सीक्रेट रखा जाता था। तो फार साइटेडनेस का मतलब है दूर की नजर ठीक होना, ठीक है? दूर की ठीक होना कि भाई लोग खुद से कंक्लूजन निकालेंगे, उस जमाने के जो तबीब हैं वो खुद से कंक्लूजन निकाल लेंगे कि अच्छा अच्छा ये करीब की नजर की खराबी की बात हो रही है। तो टेक्निकल नाम है इसका हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है? हाइपर मेट्रोपिया। और उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? करीब की नजर जिनकी खराब होती है। ऑलराइट, करीब की नजर खराब होती है यानी आप रीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है? दूर की चीजें तो साफ नजर आ जाती हैं, करीब की चीजें साफ नजर नहीं आती। और बाज को मायोपिया भी होता है, दूर की चीजें भी साफ नहीं नजर आती। एनी हाउ, अब आपने ज़हन में रखना है, करीब की चीजें साफ नजर ना आए तो इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसकी डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन जब लिखी हुई है बुक पे, और बेहतर है आप यहीं से लिखें, क्योंकि जब बोर्ड में पेपर चेक करते हैं वो टीचर, तो उनको भी आसानी होती है, जरा एक जैसी डेफिनेशन नजर आ रही होती है, जल्दी जल्दी बस आंखें बंद करके टिक्के मारने होते हैं उन्होंने, उनको आसानी होती है। और अगर किसी ने अपनी सही भी लिखी हो ना, तो उन्हें वो जो उलझन होती है ना, चेकिंग की स्पीड में कमी आती है, वो फिर कहीं ना कहीं मार्क्स कट कर देते हैं। वो कहते हैं यार इसे मैं सबक सिखाता हूँ। अच्छा, इसलिए बेटे कोशिश करें आप अपनी बुक की डेफिनेशन, ठीक है, और उसके बाद ये ए के बाद देखें बी। बी में आप इसका रीजन बता रहा है। रीजन क्या है? रीजन वही होगा, इसकी डायग्राम देखें, डायग्राम ए देखें, डायग्राम ए, उसमें देखें इसका बॉल जो है, आई बॉल, आई बॉल जो है अब क्या है? वर्टिकली पिचक गया है। मायोपिया जो कल बीमारी हमने, सॉरी कल जो डिफेक्ट हमने पढ़ा था उसमें हॉरिजॉन्टल पिचक जाता था, तो लंबा हो जाता था। इसमें क्या हुआ है? वर्टिकली पिचकने की वजह से क्या हो गया कि इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। खास बात, बस जिसने डायग्राम देख ली वो इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकता है और इसकी करेक्शन भी लिख सकता है। तो जो भी आपके, वैसे सेंट मैरी में ज्यादा बच्चे तेज ही होते हैं,
बस वो जो नंबर अगर नहीं लेते तो वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो देखते नहीं है, लापरवाही करते हैं। अगर वो डायग्राम सिर्फ देख लें ना, ये डायग्राम देख लें तो इतना आसान टॉपिक है। तो जनाब वर्टिकली जब आंख पिचक जाती है तो हम यूं कहेंगे कि इसका जो आई बॉल है टू शॉर्ट हो जाता है, टू शॉर्ट हो जाता है एंड इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो हमें फिर क्या चीज नजर आएगी? हमें ब्लर ही नजर आएगा ना, फोकस जो नहीं होगा। जब फोकस नहीं होगा तो ब्लर नजर आएगा, ठीक है। अब जब ब्लर नजर आ रहा है तो इसको करेक्ट भी करना है, ठीक है। अब इसका रीड कर लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है व्हेन अ फार साइटेड आई tries to focus on a book held closer than the near point, यानी करीब देखने की वो कोशिश करता है और नियर पॉइंट से करीब देखने की कोशिश करता है, नियर पॉइंट, ठीक है। टेक्निकली तो इन्होंने गलत ही लिखा है, नियर पॉइंट से करीब तो नहीं देखेगा ना, नियर पॉइंट तक देखेगा या कोई नियर की चीज देखेगा, ठीक है। आपने देखा है बुक में कितनी ये गलतियां जानबूझ के डाल देते हैं। तो ये गलतियां डालना ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं है, हर पैराग्राफ में इन्होंने और हर सब्जेक्ट के बुक्स में इन्होंने गलतियां डाली होती है, टेक्निकल फॉल्ट्स डाल देते हैं ताकि, ठीक है। अब ये काम किसका है? ये कोई मुल्क दुश्मन अनासर ही होते हैं, वो बम शम बाहर तो नहीं लगाते, वो इस तरह एजुकेशन के अंदर छोटे छोटे ये बम लगा देते हैं ताकि जनाब तालीम इनकी तबाह व बर्बाद हो जाए। उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता, यानी इस तरफ किसी का ध्यान क्या आना। बच्चे हैं, बच्चे इसी तरह गलत सिखा दो तो गलत ही सीख लेंगे, गलत रटा दो गलत रट लेंगे, ठीक है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये गलत लिखा है या सही, ठीक है। और बाज टीचर हैं तो टीचर भी इसी तरह आंखें बंद करके ऊपर से पढ़ाते जाते हैं, और क्या। और ऊपर से बोर्ड में आसानी भी हो गई है। आसानी ये हो गई है कि वहां जो चेक करने वाले हैं वो भी ये बुक को ही फॉलो करेंगे। अगर बुक में गलत लिखा है तो आपने गलत लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे, अगर बुक में गलत लिखा है और आपने सही लिख दिया है तो बेटे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये नैले पे दैल है। तो बस, ठीक है ना, ये यहाँ का ये सिस्टम इसी तरह चल रहा है। तो आपने ये गलती जो इसने की हुई है ना, इफ द बुक हेल्ड क्लोजर देन द नियर पॉइंट, और भाई नियर पॉइंट से क्लोजर होगी तो वो वैसे ही चीज नजर नहीं आएगी। अच्छा बस क्लोजर, क्लोजर सिर्फ होना चाहिए था, क्लोजर, ठीक है। अगर बुक को करीब रखा जाए तो इट शॉर्टन्स इट्स फोकल लेंथ एज मच एज इट कैन, ये फोकल लेंथ इतना छोटा कर देती है आंख जितना ये कर सकती है आखिरी हद तक, इवन एट इट्स शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट जो फोकल लेंथ होता है उसमें क्या है, द फोकल लेंथ इज लॉन्गर देन इट शुड बी। तो जितना शॉर्ट होना चाहिए फोकल लेंथ उससे जरा लॉन्गर होता है, देखें लंबाई में ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसको हमने रेटिना के ऊपर लाना है, शॉर्ट करेंगे फोकल लेंथ को। इसकी पिक्चर डायग्राम देखें, डायग्राम ए देखें। जब इसे शॉर्ट करेंगे, फोकल लेंथ को शॉर्ट करेंगे तो ये इमेज जो है किसके ऊपर आ जाएगा, रेटिना के ऊपर आ जाएगा। तो रेटिना के ऊपर हमने इमेज को लाना है। तो होता क्या है इसकी वजह से, वो बता रहा है कि लाइट रेज फ्रॉम द बुक वुड फॉर्म ए ब्लर्ड इमेज बिहाइंड द रेटिना। अब ये बात तो ठीक लिखी है, कवर होगी, ठीक है। बीच में वो जो रीजनिंग करता है ना, क्लोजर देन द नियर पॉइंट, ये असल में आम बच्चों के लिए नहीं होता है, लेकिन जो सही डेप्थ में किसी चीज को समझ के पढ़ना चाहते हैं ना, उनकी उनके इल्म का बेड़ा गर्क करने के लिए ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे बम जो हैं बीच में फिट कर दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो कभी समझ ही ना सके। एनी हाउ आगे इसकी पिक्चर देखें आप, पिक्चर बी देखें, डायग्राम जो दी हुई है बी, क्या बताया है, कौन सा लेंस हमने लगाया है इसमें जनाब, हमने लेंस लगाया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस लगाया है। तो करीब की जो भी नजर जिसकी खराब होती है, आपने देखा होगा बाज बच्चे हैं उनके बड़े मोटे मोटे शीशे लगे होते हैं, ऐनक में मोटे मोटे शीशे लगे होते हैं, तो उनका क्या है, कन्वेक्स लेंस होता है, बहुत मोटा कन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस अगर लगाते हैं तो वो क्या कर देता है, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को शॉर्ट कर देता है। फोकल लेंथ जब शॉर्ट होगा तो वो पहले जो इमेज बाहर जा रहा था ना बिहाइंड द रेटिना, वो किसके ऊपर आ जाएगा, रेटिना के एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
एक खास नंबर लगाया जाएगा, तो एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर जब आ जाएगा तो डॉक्टर कहेगा ठीक है जी इसको ये ऐनक बना दें, ठीक है, वो फिर ऐनक बन जाएगी। इस तरह से आप वो ग्लासेस यूज करते हैं पर्टिकुलर नंबर वाली, ठीक है। तो अब ये इसकी करेक्शन थी एंड दैट्स ऑल। पहले देखें क्या है, ए में आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, बी में आपने इसका रीजन बताना है कि क्या वजह है। तो आप बताते हैं कि फोकल लेंथ शॉर्ट होने की बजाय लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग होने की वजह से आंख जो है डिसेबल हो जाती है, इमेज को रेटिना के ऊपर बनाने से डिसेबल हो जाती है, तो जनाब ये डिफेक्ट पैदा हो जाता है। अच्छा, इस डिफेक्ट को दूर फिर कैसे करना है, तो जनाब इसको डिफेक्ट की करेक्शन करनी है, इसको ठीक करना है। एक खास नंबर का कन्वेक्स या कन्वर्जिंग, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे, ठीक है, तो वो जनाब क्या करेगा, इमेज को बिहाइंड रेटिना की बजाय रेटिना के ऊपर बनाएगा, तो बस ऐनक लग गई तो ठीक हो गया, करेक्ट हो गया सिस्टम, ठीक है। अभी 2-3 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करके तो आपसे पूछता हूँ कि बताएं जरा व्हाट इज फार साइटेडनेस, इट्स रीजन, ठीक है, बीमारी किस वजह से होती है। याद रखें इसमें फोकल लेंथ के लंबा होने का बताना है आपने, और जो करेक्शन है उसमें क्या रीजन बताना है कि करेक्शन में वो फोकल लेंथ को छोटा करना हमारा मकसद होता है, और कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ को छोटा करता है, एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर लाता है। तो देख लें, अभी मैं अनम्यूट करने लगा हूं, अभी आप लोगों से पूछता हूं मैं, बताएंगे आप। और अफाज बेटे आप जरा इसकी जो अटेंडेंस है ना, ठीक है, वो उसकी पिक ले लें, क्योंकि मैं तो मार्क्स लगाऊंगा, मैं बता रहा हूँ 5 नंबर मैं अटेंडेंस के रखूंगा, जो नहीं आएंगे उनके मैं नंबर काटूंगा, जो मर्जी करें फिर। अच्छा जी, नादिर, हाँ सर भेज दी है अटेंडेंस की तस्वीर है आपको। ठीक है, थैंक यू। और वेलकम सर। हारून नादिर जी, हाथ आपने ऊपर किया है, क्या कहना चाहते हैं? जी सर। हाँ क्या सर वो पिचकने वाला दोबारा बता दीजिएगा सर, कौन मेट्रोफिया और मायोफिया और हाइपरमेट्रोफिया में डिफरेंस? पिचकना। हाँ जी सर, वो जो पिचकना, ये पिचकना है अच्छा पिचकना जो किसमें है ना, हॉरिजॉन्टल होता है किसमें वर्टिकल हाँ होता वो प्रेस हो जाता है आई बॉल, वो बताने की जरूरत नहीं, वो तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि कॉमन मादरी जुबान में बता रहा था कि होता क्या है, ठीक है। एक चीज वर्टिकली पिचक जाती है और एक हॉरिजॉन्टली पिचक जाती है, ठीक है ना, यानी प्रेस हो जाता है, आई बॉल प्रेस हो जाता है, ठीक है। अब है वो सर, किसमें हॉरिजॉन्टल पैदाइशी होता भी हो सकता है। हाँ सॉरी क्या? है, किसमें हॉरिजॉन्टल होता है? हाँ हॉरिजेंटल जो पिचकेगा, अभी देखो ये जो बीमारी हम सॉरी ये जो डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसमें देखो आई बॉल क्या हो रहा है, छोटा पड़ रहा है ना, यानी फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, तो फोकल लेंथ बड़ा होने का यस सर। मतलब है वर्टिकली पिचक गया, वर्टिकली लंबाई के ठीक। रुख पे पिचक गया, ठीक है। तो दूसरी जो है मायोपिया, उसमें क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा होता है इमेज, इसका क्या मतलब है, उसमें आई बॉल कैसे पिचक गया, उसमें हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली जो है वो पिचक जाता है, ठीक है। ये पिचकना हम अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने के लिए बताते हैं कि जल्दी से जरा समझ आ जाए, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया ना, आपने बुक वाली जो रीजनिंग होती है ना, एज इट इज आपने लिखनी है, ठीक है। हाँ समझने के लिए ये जरूरी है। अब समझने में वो पिचकना क्या हो सकता है, वो बर्थ के दौरान भी हो सकता है, ठीक है। बर्थ के दौरान कोई मतलब है इस तरह से मिसहैप हो गया कि उसमें बच्चे की आंखें पिचक के ज्यादा अरसे के लिए पिचकी रह गई, ठीक है, तो इसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। इसीलिए तो माओं का बड़ा अजर है बेटे, तो बड़ा ख्याल रखना होता है। माएँ देखो किस हद तक एहतियात उन्हें करनी पड़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एहतियात करना, सीढ़ियाँ उतरते हुए एहतियात करना, उसमें कहीं कोई, ठीक है ना, कोई लंगड़ापन हो सकता है, वो भी डिफेक्ट होता है, लंगड़ा हो गया बंदा, या कोई हाथ पैर काम नहीं कर रहे, उंगलियां काम नहीं कर रही, उंगलियां टेढ़ी रह गई, ठीक है, आंखें, कहीं दिमाग जनाब पिचक के ज्यादा अरसे के लिए पिचका रह गया, ठीक है, तो वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। और बाज बाज मैंने देखा है वो एहतियात नहीं करते, वो जनाब वो सासें क्या करती हैं, वो जनाब के घर के काम भी उससे लिए जाएं, तो उससे क्या होता है फिर, वो औलाद किसकी खराब होगी, औलाद तो फिर सास की ही
आगे, ठीक है ना, वो डिफेक्ट्स वाली पैदा होंगी। वो बाज बच्चे जो हैं दिमागी तौर पे काम सही नहीं कर सकेंगे, क्यों, दिमाग पचका रह गया, वो फालतू काम नहीं करना चाहिए, बड़ी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। रानियों से ज्यादा एहतियात से रखना होता है फिर लेडीज को। तो इन सब चीज़ों का बेटे आप ये पढ़ते हैं, साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि कल बड़े हो जाओगे तो ये ना हो कि जनाब आप भी को खैर है कोई फर्क नहीं पैंदा, थोड़े पांडे ही तो लेवे। नहीं बेटे, पांडे नहीं तो लेवे, उससे बड़ा प्रेशर ऐसा आ जाता है ना, फिर औलाद बड़ी प्रॉब्लम वाली भी पैदा हो जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात करनी होती है। खैर एनी हो, वापस आते हैं। आपने ऐसा करना है कि अब एक दफा देख लें, फिर अनम्यूट करके आपसे पूछ रहा हूँ। दोनों डिफेक्ट्स के बारे में पूछूंगा, इतना मुश्किल तो है नहीं है। मायोपिया भी आप बता सकते हैं, हाइपर मेट्रोपिया भी बता सकते हैं, ठीक है। ओके, बी रेडी नाउ। अच्छा जी, सबसे पहले आप पूछते हैं जनाब अब्दुल रहमान मुइज, अनम्यूट करें बेटे, अब्दुल रहमान मुइज। अब्दुल रहमान मुइज बेटे, मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा अगर आप बोलेंगे नहीं तो, नहीं आता तो सॉरी कर दो। और ये तो आपके पेरेंट्स भी सुनेंगे, क्योंकि मैं तो ये डालूंगा ना उस पे यूट्यूब पे, तो फिर वहां पे पता चल जाएगा कि बार बार नाम लिया गया लेकिन अब्दुल रहमान मुइज साहब जो है वो सिरे से कुछ बोल ही नहीं रहे, तो क्या वजह। हाँ, अब्दुल रहमान मुइज, अनम्यूट करें बेटे, अनम्यूट। चलो, जो बताना चाहते हैं वो रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर करें ताकि मुझे पता चले कि कोई बता भी लेंगे। हाँ, हाइपर मेट्रोपिया के बारे में बताना है। हाँ समीर, चलो बताएं जरा। चलो, एम नसर ने हाथ ऊपर किया, पहले इनसे पूछ लेते हैं। चलो जी नसर। सर हाइपर मेट्रोपिया को फारसाइटेडनेस भी कहते हैं सर। ये वो डिसेबिलिटी होती है कई लोगों की आई साइट में कि वो किसी नजदीक चीज को पहचानने में थोड़ी गलती कर देते हैं। ठीक, नजर नहीं आता उन्हें, ब्लर होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यस ये इस सर। तरह अपने वर्डिंग में आपने बताना है बेटे, समझ गए। इस तरह तो आप रीडिंग भी कर सकते हैं ना बुक से। अच्छा, अब एमन जोशुआ, हाँ चलें। चलो जी, आप बताएं जरा। कागे एमन। यस सर। हाँ जी बताएं, आप बताएं। सर इसमें क्या होता है कि जो होता है ना, दूर के ऑब्जेक्ट्स एक बंदे को सही नहीं नजर आते। इसमें जो फोकल लेंथ होती है ना, वो बंदे की ज्यादा हो जाती है नॉर्मल से। जब ये शॉर्टेस्ट भी होता है ना, फिर भी वो ज्यादा ही होता है, मतलब जितने होने चाहिए उससे। अच्छा, तो आपने क्या कहा, कौन सी चीजें इसे सही नजर नहीं आती, नजदीक की या दूर की। सर दूर। ना ना सर ना दूर ना की। ना ना ना, दूर की सही नजर आती हैं। इसका नाम देखो, ये आपको वही गलती हो गई। फॉर साइटेडनेस का मतलब है सही नजर आना दूर की चीजों का, ठीक है। फॉर ठीक है। साइटेडनेस, हाँ ये इसके नाम की वजह से गलती पैदा होती है, ठीक है। और ये जानबूझ के ऐसे नाम रखे जाते थे पुराने जमाने में, इल्म को छुपा के रखा जाता था ताकि हर आदमी ना यस सर। सीख ले। तो फार साइटेडनेस से लोग समझते हैं भाई दूर, दूर की नजर ठीक होना, फार साइटेडनेस। देखो ना, गुडनेस का क्या मतलब है, गुडनेस अच्छाई का होना, नेस अच्छा जिसमें भी मन। लग जाता है, NESS नेस जिसमें लग जाता है, इसका मतलब है वो ठीक होना। तो फार ठीक हो। साइटेडनेस, ठीक है, ठीक होना दूर का। यस सर। तो हम इससे कंक्लूजन खुद निकालेंगे कि इसका मतलब है कि ये करीब की नजर खराब होना। ओके खराब जी। है। दूर की ठीक हाँ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा नसर, आप क्या बताना चाहते हैं, हाथ ऊपर किया हुआ है। सर जी, कोई दूर की चीज देखने में अगर बंदे को नाकामी हो उसे तो सर नियर साइटेडनेस कहते हैं ना। उसको हाँ नियर साइटेडनेस, यानी नियर साइटेडनेस, NESS नेस का मतलब है ठीक होना, नियर का, नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो उसमें करीब की चीजें सही नजर आती हैं, दूर की नजर खराब होती है, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं ना, तो वो
पूछता है कि भाई दूर की चीजें आपको सही नहीं नजर आती या नजदीक की। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, वो नजदीक की नजर उनकी ठीक है ना डिफेक्टिव हो जाती है। तो दूर की नजर तो इतना काम भी हम नहीं लेते, ठीक है। ज्यादातर वो पायलट्स के लिए जरूरी होता है 6x6 हो, और उसमें भी मैंने बताया ना एहतियात करना जरूरी होती है, लाइट की तरफ ना देखें, ठीक है। टीवी जो है कलर टीवी, वो एक खास डिस्टेंस से आपने देखना होता है, 2 मीटर से ज्यादा करीब ना आए। अच्छा, ये जो लैपटॉप और पीसी होता है, या ये जो आपका होता है, क्या है चीज है ये दूसरी, मोबाइल, ये करीब रखना होता है। तो इसके ऊपर स्क्रीन लगवाते हैं, प्रोटेक्टिव लगवाते हैं ना स्क्रीन सी। वो असल में कलर को क्या करती है, आंखों के लिए बेहतर कर देती है। तो दूसरी बात, मोबाइल को कभी भी अंधेरे कमरे में यूज ना करें। अंधेरे कमरे में यूज करने से क्या होता है, नजर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। हाँ नसर, क्या कहना चाहते हैं? सर जी, अब तो मोबाइलों में एक वो भी ऑप्शन आ गया है कि वो रंग चेंज हो जाता है स्क्रीन का, जिससे आंखों को ज्यादा अच्छा, स्ट्रेनिंग नहीं होती आंखों को फोन हाँ इस्तेमाल तो करते। ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने, वरना ये नस्लें सारी जो है ना, इनकी करीब की नजरें तो बेड़ा गर्क हो जानी थी। लेकिन इसीलिए हाँ, जिनके पास तो वो नए आ रहे हैं वो तो ठीक है, और वरना आप ये करें, इस पे प्रोटेक्टिव लेयर लाजमी लगवाएं, ठीक है। हाँ अफाज, क्या कहना सर चाहते जी, हैं? गूगल प्ले स्टोर से भी नाइट मोड ऐप हो जाता है, लेकिन आजकल कंफर्ट मोड सारे मोबाइल्स में आ गया। ठीक है। वो तो नए जो लोग लेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें पता चलता है ना, हमेशा जो नई चीज आती है ना मार्केट में, पहले वो एशिया की मार्केटों में चलाई जाती है, उसके बाद यूरोपियन बड़े होशियार हैं, वो एशियन मार्केट में पहले चलाते हैं, देखते हैं क्या क्या खराबी हुई है, वो खराबियां नोट करके ना, और ये उनकी टेस्ट लेबोरेटरीज हैं। अच्छा नसर, क्या कहना चाहते हैं जी? सर वो हैंड पुराना ही रेज हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आफ्ताब जिब्रान से जब भी पूछे, आज तक नहीं बताया, आज बताएंगे जरा। आफ्ताब जिब्रान, अनम्यूट करें। आफ्ताब जिब्रान, अनम्यूट। हाँ जी, आफ्ताब जिब्रान बेटे, मुझे लगता है कि आप ये हाँ बताओ जरा अब। हाँ, डिफाइन करो फार साइटेडनेस। क्या बताना है, माशाल्लाह, कुछ भी बताना शुरू कर देते। आप बताएं कि ये फार साइटेडनेस बीमारी क्या है, सॉरी बीमारी कह रहा हूँ, डिफेक्ट क्या है? सर इसके डिफेक्ट्स बताने हैं। हाँ, डिफेक्ट बताना है कि फार साइटेडनेस क्या डिफेक्ट है, क्या खराबी है, फार साइटेडनेस से क्या मुराद है? सर ये है कि हम डिस्टेंस जिसको नहीं सही तरह देख सकते हैं। किसको नहीं देख सकते? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, फार साइटेडनेस नाम है इसका। बेटे तुक्के नहीं लगाने ना इसको, देखो इसका मतलब है आपने गौर से सुना ही नहीं है। और आपको पता है कि ये मैं YouTube पे अपलोड करूंगा, और आपके फादर भी देखेंगे कि ये आफ्ताब जिब्रान देखो क्या कर रहा है। अभी मैंने कितना एक्सप्लेन किया, और कौन सा बच्चा एक्सप्लेन करेगा? इस फार साइटेडनेस को एक्सप्लेन कर दें जरा, गलतफहमी जो पैदा हो रही है, कौन करेगा? रेज योर हैंड, कम ऑन, कोई भी। हाँ चलो, हारून नादिर करें आप, कम ऑन हारून नादिर। सर अपने वर्ड्स में बताऊं? हाँ अपने वर्ड्स में बताएं, फार साइटेडनेस से गलतफहमी क्या होती है और असल में क्या है? सर फार साइटेडनेस, सर बच्चे अक्सर ले लेते हैं कि सर बच्चे इसको इस तरह कहते हैं कि फार साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आपको दूर की चीजें सही नजर नहीं आती। मगर सर ये सारे पुरानी इंग्लिश में जैसे आपने बताया कि हाँ इस तरह लफ्ज बताते थे कि उनकी जो रिसर्च या जो उनकी स्टडी है वो दूसरों को पता ना लगे। हाँ तो बिल्कुल। नेक्स्ट जहाँ भी लगता है वो सर कमी नहीं होती सर, उसकी दूसरी यानी कि होना चीज का हाँ इंडिकेट बिल्कुल करता है। बिल्कुल, ठीक है। तो फार साइटेडनेस का मतलब ये बनता है कि आप
दूर की चीजें सही देख सकते हैं, जब करीब आ जाती है चीज तो आपको सही नजर नहीं आती, जिससे हम अक्सर ठीक। कहते हैं कि बंदे हाँ करीब के अखबार पढ़ना है या बुक पढ़नी है, उनसे पढ़ा हाँ, नहीं गुड जाते, तब वो प्लास्टिक गुड, सही, वेल डन। ख्याल से। ठीक है, ठीक है, आपने यही एक्सप्लेन करना था। फार साइटेडनेस से जो गलतफहमी पैदा हो जाती है ना, तो आफ्ताब साहब ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटे, जब मैं समझा रहा हूँ, मुझे पता था कि ये बाज बच्चे फिर भी ध्यान नहीं देंगे, और वो जब पेपर में आता है ना, पेपर में भी एक अंदाजा करते हैं कि अच्छा फार लिखा हुआ है तो एकदम लिखना शुरू कर देते हैं कि जी दूर की नज़र वीक होती है, ये वो। फिर बाद में कहते हैं सर एक वर्ड ही तो गलत हुआ है, और नंबर चाहते हैं कि पूरे में दूं। ठीक है, तो ये बेटे ख्याल रखना है आपने। ठीक है, टाइम कम है सर एक बात तो पूछनी है। हाँ पूछें। सर ये फार साइटेडनेस में सर फोकल लेंथ बड़ा होता है या छोटा होता है? फार साइटेडनेस में बड़ा होता है शायद। डिफेक्ट, हाँ देखो ना उसकी पिक्चर देखो, पिक्चर देखो इसकी, ए पिक्चर जो बनी है पेज 61 पे, इमेज कहाँ पे बन रहा है? इमेज बिहाइंड द रेटिना बन पीछे रहा है। बन रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है फोकल लेंथ से बड़ा हो गया ना, फोकल लेंथ बड़ा हो गया, यानी फोकल लेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए फोकल लेंथ? रेटिना तक होना ये चाहिए। रेटिना तो रेटिना हाँ, तो जब देखो करेक्शन करते हैं तो फोकल लेंथ कहाँ पे आ जाता है? रेटिना के ऊपर आ जाता है। बस ये चीज ज़हन में रखोगे तो वो उसके बुक वाले का लिखा हुआ रटना नहीं पड़ेगा। अभी आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओगे कि फार साइटेडनेस में आंख की खराबी क्या होती है कि वो फोकल लेंथ लंबा हो जाता है ज्यादा। ठीक है, और दूसरी जो है नियर साइटेडनेस, उसमें फोकल लेंथ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। छोटा। हाँ, तो जब हम डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं तो वो फोकल लेंथ बड़ा होके एग्जैक्ट रेटिना पे आ जाता है। और जनाब ये जो फार साइटेडनेस में खराबी है वो ये है कि फोकल लेंथ क्योंकि लंबा हो जाता है ज्यादा, तो उसे छोटा करके रेटिना के ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं। जब कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं तो वो फोकल लेंथ छोटा होकर रेटिना के ऊपर आ जाता है। रेटिना हाँ, इसका मतलब है दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ को छोटा करने का काम करता है, सॉरी बड़ा करने का काम करता है, और कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ को छोटा करने का काम करता है। ये बात समझ गए आप? ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, इससे आगे कोई भी कंफ्यूजन वाली एक्सप्लेनेशन भी आप कर सकते हैं जो कि सही होती है, मगर मैंने आपको बताया कि बुक वाले को फॉलो करना है आपने। ठीक है, अदरवाइज यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। इधर जो सही बच्चे लिखेंगे ना उसके नंबर नहीं मिलेंगे, और जो गलत बुक वाला लिख देंगे तो उसके नंबर उसको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अब आपने कल एक काम करना है, आगे जो आपकी ये एक्सरसाइज दी हुई है, क्योंकि टॉपिक तो खत्म हो गया, एक्सरसाइज में आपने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये अभी बुक का पेज 64 सामने रख लें, जब तक ये एंड नहीं होती ना मीटिंग, ये हम कर लेते हैं। जरा बुक का पेज 64 सामने रखें और हर बंदा अपनी अपनी जगह देख ले कि फर्स्ट इसका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। Which of the following quantity is not changed during refraction of light? लाइट की रिफ्रैक्शन के दौरान कौन सी चीज चेंज नहीं होती? डायरेक्शन नहीं चेंज फ्रीक्वेंसी। होती। हाँ, डायरेक्शन, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो कौन सा आंसर होगा? फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी। हाँ वेल डन, गुड। अब इसका सेकंड पार्ट का आंसर देखो, ये थोड़ा सा रफ में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बाद में सॉल्व कर लेना, और इसका सी आंसर देखना आता है कि नहीं आता। ऑलराइट, सेकंड पार्ट में ओके सर। सी आंसर। अच्छा, थर्ड देखें, थर्ड में इसे रीड करें और आंसर देने की कोशिश करें। An object is placed at the center of curvature of concave mirror. तो image produced by mirror is located, ये वो जो 5 डायग्राम्स बनाते हैं ना उसमें है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखेंगे ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगा इसका इमेज? कहाँ बनेगा? सेंटर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर पे पे। ही, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? बी आंसर करेक्ट होगा, थर्ड का बी। अच्छा, फोर्थ देखें, फोर्थ बी क्या है? सॉल्व करने वाला है ना, तो ये आपने सॉल्व बाद में करके, ये नहीं कि मैंने जो बोला वही, आपने सॉल्व करके चेक करना है बाद में रफ में। ठीक है, फोर्थ का सी। अच्छा जी, फिफ्थ का देखें, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन,
हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, वेरी गुड। उसके फार्मूले में कहाँ से अगर कोई रीजन पूछ ले, फर्ज करो शॉर्ट क्वेश्चन ही इसका बना दिया जाए, रीजन पूछ लें तो रीजन फिर क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे आप। फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑफ लाइट डिवाइडेड लाइट, बाय हाँ, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट divided इन by- मटेरियल। मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, यानी c ओवर v। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखें, 6 पार्ट देखें। 6 में क्या है, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे इन्वर्टेड एंड रियल। हाँ, इन्वर्टेड एंड रियल स्क्रीन। अब अच्छा बात सुने, बात बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे जनाब ये इरेक्ट और वर्चुअल भी बनता है, तो याद रखें उसने लिखा है ऑन स्क्रीन, तो वर्चुअल और इरेक्ट तो बनता है मगर फिर साथ ऑन स्क्रीन नहीं आना चाहिए। ये इसमें पता चल गया क्या चीज छुपी हुई है, क्योंकि बाद Yes, बच्चे इस sir. वजह से कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे कन्वेक्स लेंस पे जोर डालेंगे। कन्वेक्स लेंस से तो यार इन्वर्टेड और रियल भी बनता है, तो इरेक्ट और वर्चुअल भी बनेगा, तो ये ज़हन में रखना है। ऑन अ स्क्रीन उसने लिख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, अगर इसका यूं लिखा होता, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस नॉट ऑन स्क्रीन, फिर क्या आंसर है? Inverted and virtual. Upright and virtual. अपराइट एंड वर्चुअल, यस, अपराइट एंड वर्चुअल हो जाना था। गुड। अच्छा जी, 7th इसका देखें, 7th क्या आंसर होगा, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट व्यूज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हाँ, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे है, तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? Sir, real, inverted and diminished. डिमिनिश्ड, यानी छोटा बनेगा, ठीक है, यानी 2f और f के दरमियान बनेगा। दैट्स राइट, गुड। अच्छा, और ये 8th पार्ट देखें, इमेज फॉर्म बाय अ कैमरा इज, कैमरे से जो इमेज बनेगा Real, कैसा? हाँ, रियल, real, inverted and diminished. यस, गुड। अगर वर्चुअल वाले बी और सी क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं आते, तो जब स्क्रीन पे नहीं आएगा तो फोटो कैसे खींचेगी? इतनी बात क्लियर हो गई? ऑल राइट, अच्छा Yes, जी। sir. उसके बाद देखें, नेक्स्ट है 9th पार्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दे विल क्या होगा? Reflect only. हाँ, रिफ्रैक्ट ओनली, या आगे क्या ऑप्शन दिए हैं मेरे पास, अब ये Reflect. पेज आगे नहीं है। हाँ, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। Reflect only. अच्छा, Yes, और sir. और क्या क्या ऑप्शन है, ए बी सी? Sir, partially refract and partially reflect. ठीक है, और चौथा ऑप्शन है diffract only. ठीक है, ये मेरे पास पेज इसका आगे नहीं है तो इसलिए आपसे फिर पूछा है। अच्छा, 10th जो है आप पढ़ेंगे भी आप ही और उसको एक्सप्लेन भी आप खुद करेंगे। चलें करें जरा, 10th वाला पढ़ें। The critical angle for a beam of light passing from water into air is 48.8 degrees. This means that all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be option Reflected. A absorbed, option B totally reflected, option B partially reflected and partially transmitted, option D totally transmitted. हाँ, तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, सूटेबल? टोटली रिफ्लेक्टेड, यस, टोटली रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। ये आपका था जनाब सर 9th का क्या है? 9th का, रिफ्लेक्ट ओनली, रिफ्लेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ रहा है, कल हम ये रिव्यू क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो इजी है, ठीक है, यानी ये बुक में से निकाले जा सकते हैं। आपने वो वाला देखना है जो बुक में से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जी, ये कल आप देख के आएंगे, ठीक है। हम ये वाले क्वेश्चंस जो हैं रिव्यू क्वेश्चंस ये कंप्लीट करेंगे, इसमें, और आपने एनसर्कल करने हैं वो वाले